हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोहर सूरी, नागरगटा हिंदी माध्यमिक विद्यालय का जीवन विज्ञान का शिक्षक। और क्लास 9 के इस पहले ऑनलाइन क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो इन हरे पौधों में कैसे होती है। तो चलते हैं आज के इस ऑनलाइन क्लास में। जाने के पहले हम लोग आज के इस पाठ का नाम जान लेंगे, जो है जीव की शारीरिक क्रियाएं। और इस पाठ में हम लोग पादप एवं जंतुओं के शरीर में होने वाली शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीव अर्थात पादप एवं जंतु के शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जो उनके जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं। इन क्रियाओं में निम्नलिखित कुछ प्रमुख क्रियाओं का हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरी खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, जल खनिज भोजन एवं गैसों की गति, मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड, श्वसन रेस्पिरेशन, पोषण न्यूट्रिशन, परिवहन सर्कुलेशन तथा उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ये सारी क्रियाएं पादप एवं जंतु में होती हैं। कुछ क्रियाएं सिर्फ पादपों में होती हैं और कुछ क्रियाएं पादप एवं जंतु दोनों में ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस पाठ में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा भोजन निर्माण की एक विधि है। इस क्रिया में क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का संयोग कराकर ग्लूकोज का निर्माण करती है, और यही ग्लूकोज समूचे जीव जगत के लिए मुख्य भोजन का कार्य करता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यह जो प्रक्रिया है ये वास्तव में किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। पौधों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का संयोग कराकर ग्लूकोज का निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें इस तरह से हैं। यह क्रिया पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होती है। इस क्रिया के लिए प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश सूर्य से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल मिट्टी से प्राप्त होती है। क्लोरोफिल हरे रंग का एक वर्णक पिगमेंट है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करती है। हरे पौधों के अंदर मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी पाया जाता है, और इसके अंदर मैग्नीशियम Mg पाया जाता है। इसी वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब चलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पर। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है: प्रकाश प्रक्रिया या लाइट रिएक्शन, अंधकार प्रक्रिया या डार्क रिएक्शन। और ये दोनों क्रियाएं जो है पौधों के पत्तियों के मेसोफिल ऊतक के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपूर्ण होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना तथा स्ट्रोमा 2 भाग पाए जाते हैं। ग्रैना के अंदर थाइलाकॉइड्स के डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहीं से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। इस पूरे प्रक्रिया के लिए अब हम चलेंगे अपने क्लासरूम में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मनोहर सूरी, नागरगटा हिंदी माध्यमिक विद्यालय का जीवन विज्ञान का शिक्षक। इस पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती है, और पहली अवस्था है प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन, तथा दूसरी अवस्था है अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले प्रकाश अभिक्रिया में आते हैं। प्रकाश अभिक्रिया का जो ओवरऑल रिएक्शन है ये बहुत ही सिंपल है। सूर्य का प्रकाश पत्तों में पड़ता है, पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम
क्लोरोफिल कहते हैं। आप सब बहुत पहले से जानते हैं क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। अब ये हरी होती है तो फायदा क्या होता है आज जानेंगे। हरे रंग के इस क्लोरोफिल से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और ये सूर्य का प्रकाश मतलब ऊर्जा, और ये ऊर्जा जब अवशोषित होती है तो इस ऊर्जा के द्वारा कुछ रासायनिक चीजें बनती है और ये रासायनिक चीजें अंत में हमारे लिए और पूरे जीव जगत के लिए भोजन का निर्माण करती है। और आपको यकीन हो जाएगा बाद में ये जानकर कि पूरे जीव जगत का जो अस्तित्व है ये इसी प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे जीव जगत का, आपका मेरा पेट भरता है, भोजन बनता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रकाश संश्लेषण के इस प्रकाश वाले अभिक्रिया में। प्रकाश अभिक्रिया में सबसे पहला जो चरण है वो है सूर्य का प्रकाश का पत्तियों पर पड़ना। जैसे ही सूर्य की प्रकाश पत्तियों पर पड़ती है उसके अंदर आप जानते हैं मेसोफिल उत्तक पाए जाते हैं। ये मेसोफिल उत्तक पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के द्वारा बने होते हैं और इनके अंदर की कोशिकाओं में हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना आप पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स, ग्रैना, पाइराना की झिल्लियों में हरे रंग का वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है जो प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल भी अनेक प्रकार का हो सकता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मेनली पाया जाता है। इसके साथ साथ प्रकाश को अवशोषित करने के लिए कुछ सहायक वर्णक भी पाए जाते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसमें कैरोटीन है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है और ये सब मिलकर एक प्रकाश को अवशोषित करने वाला सिस्टम बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों में पड़ता है तो क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है और ये क्लोरोफिल उत्तेजित जब हो जाता है तो जल के अणुओं को दो भागों में तोड़ देता है। आपको पता है कि जल का एक अणु H2O रासायनिक रूप से जाना जाता है। ये इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ ये H2O है। ये H2O सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो भागों में तोड़ दिया जाता है और ये दो भाग हैं H+ और OH-। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बनते हैं और इस प्रक्रिया को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अर्थात जल का प्रकाश विच्छेदन भी कहा जाता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसे होना ही होगा यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आगे बढ़ना है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होगा उसके पश्चात में हाइड्रोक्सिल जो आयन बनेंगे ये जल के अणुओं का और ऑक्सीजन का भी निर्माण करेंगे और यही ऑक्सीजन है जो हम अपने सांस के द्वारा लेते हैं और अपना श्वसन पूरा करते हैं। अर्थात हम जिस वायु के ऊपर, जिस ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करते हैं वो ऑक्सीजन भी हमें प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अवस्था से प्राप्त होती है और इसका स्रोत जो है, इस ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो है जल, जिसे पौधे अपने जड़ों से प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन आयन भी बना था। ये हाइड्रोजन आयन क्लोरोफिल के अंदर ही अर्थात क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाने वाला एक दूसरा यौगिक होता है जिसे हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP। इस NADP से जुड़ता है और अवकृत NADPH2 बनाता है। अर्थात ये NADP एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके NADPH2 में अवकृत हो जाता है। इसके अलावे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ADP अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्रिया करके ATP बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के पहले भाग में जो महत्वपूर्ण उपादान प्राप्त होते हैं उनमें NADPH2 और ATP महत्वपूर्ण है जो आपको
याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ जो है एटीपी ऊर्जा देने के लिए और NADPH2 कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था में। और प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय भाग को, मतलब लाइट रिएक्शन को अगर पूरी तरह से समीकरण के रूप में देखा जाए तो हम यहां पाते हैं जल, NADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, H2O, NADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP, ये सब आपस में मिलकर अंत में ऑक्सीजन, ATP और NADPH2 बनाते हैं। और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना में और स्ट्रोमा में पूरी की जाती है। लाइट इस पर पड़ता है, क्लोरोफिल के ऊपर जो पाया जाता है थाइलाकॉइड में, ये है ग्राना, और ग्राना के अंदर जो थाइलाकॉइड है उसके मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल इस प्रकाश के द्वारा उत्तेजित होगा, उत्तेजित होकर जल के अणुओं को दो भागों में तोड़ेगा, H+ और OH-, और वहां से ऑक्सीजन निकलकर आएगा जो वायुमंडल में चला जाएगा। इसी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा जो हाइड्रोजन आयन बनेगा वो हाइड्रोजन आयन इसी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित NADP से क्रिया करेगा, से जुड़ेगा और NADPH2 का निर्माण करेगा। ये NADPH2 जो है ये हाइड्रोजन का प्रवाह बनाए रखेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे भाग में यहां पे आएगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए जिस हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी वो यही NADPH2 प्रदान करेगा। अर्थात NADPH2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपकृत करेगा स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, और उस प्रक्रिया के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी वो हमें प्राप्त होगा ATP से। और ये ATP आप इसको शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से प्राप्त होता है। ये जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जुड़ता है, यहाँ पे दो फॉस्फेट होते हैं डाइफॉस्फेट, इससे जुड़ता है तब जाकर ATP का निर्माण होता है। और ये ATP ऊर्जा का करेंसी है, मतलब ऊर्जा का सिक्का है, एनर्जी करेंसी है, जो कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब ये ऊर्जा प्रदान कर चुका होता है तो ATP से वापस फिर ADP में परिवर्तित हो जाता है। तो आप याद रखिए प्रकाश अभिक्रिया जो है, लाइट रिएक्शन जो है, उसके अंत में हमें क्या प्राप्त हुआ? उसके अंत में हमें प्राप्त हुआ ऑक्सीजन, ATP और NADPH2। और इन्हीं चीजों को लेकर हम चलेंगे अंधकार अभिक्रिया। या आप सभी को पता है कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के मेसोफिल ऊतक के अंदर आता है और अंत में क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा तक पहुंचता है। वहां पे पत्तियों के अंदर पहले से ही 5 कार्बन के परमाणुओं वाला, 5 कार्बन वाला एक यौगिक रहता है जिसे हम कहते हैं रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। रिबुलोज बिसफॉस्फेट यह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर एक अस्थायी 6 कार्बन वाले यौगिक का निर्माण करता है जो तुरंत ही फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो फिक्सेशन है या स्थिरीकरण है, इसकी क्रिया पूरी होती है। सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से होकर पत्तियों के मेसोफिल ऊतक के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आएगा और उसके अंदर में जो स्टोमा है उसमें एक यौगिक पहले से मौजूद होता है और इस यौगिक का नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, RuBP। इस RuBP को CO2 के साथ जोड़ने में जो एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका नाम है रूबिस्को। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है रूबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अगर इसका पूरा नाम जाना जाए
तो हालांकि अभी आपके लिए जरूरत नहीं है क्लास 9 में, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और इसका एक्सपेंशन भी किया जा सकता है। तो ये 6 कार्बन एडिशन कंपाउंड जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का RuBp के साथ जब संयोग होगा, जो 6 कार्बन कंपाउंड बनेंगे वो तुरंत ही एक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाएंगे। क्यों 2 अणुओं में टूटेंगे? क्योंकि रिबुलोस बिसफॉस्फेट 5 कार्बन वाला यौगिक है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जुड़ रहा है, तो कुल कितने कार्बन हो रहे हैं? 6 कार्बन हो रहे हैं। अब ये 6 कार्बन वाले जो 6 कार्बन वाला जो यौगिक है, ये 2 भागों में अगर टूट जाए तो प्रत्येक भाग में 3-3 कार्बन के परमाणु होंगे, और ये यौगिक जो है जिसके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं, ये है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया से प्राप्त एटीपी और NADPH2 से H+ के द्वारा डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण करेगा। इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम या उत्प्रेरक कार्य करते हैं। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु आपस में मिलकर रिबुलोस बिसफॉस्फेट का पुनर्निर्माण करते हैं और उसके 2 अणु आपस में मिलकर फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट का भी निर्माण करते हैं। अर्थात ये वाला जो चरण है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 भाग निकल रहे हैं। एक भाग रिबुलोस बिसफॉस्फेट को पुनः निर्माण कर रहा है और दूसरा भाग फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट बना रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से मिलकर। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आपस में मिलकर फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ये फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट उसके बाद में फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में बदल दिया जाता है। ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदला जाता है और अंत में यही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, और यही आपस में मिलकर शर्करा का निर्माण करते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में भेज दिए जाते हैं। तो अंधकार अभिक्रिया जो है, ये अंधकार अभिक्रिया का सबसे पहला चरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिबुलोस बिसफॉस्फेट के साथ जुड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड का रिबुलोस बिसफॉस्फेट के साथ जुड़ना और एक अस्थायी एडिशन कंपाउंड का निर्माण करना। अस्थायी एडिशन कंपाउंड जो है वो तुरंत ही फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में टूट जाता है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल एटीपी और NADPH2 की मदद से डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होता है। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण होता है और ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर रिबुलोस बिसफॉस्फेट का पुनर्निर्माण करता है, जो इस क्रिया को फिर से शुरू कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए एक चक्र का निर्माण होता है और इस चक्र को हम कहते हैं केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ मिलकर फ्रुक्टोज फॉस्फेट और ग्लूकोज फॉस्फेट और अंत में ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब ये मत समझिए कि यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं हैं और ये बहुत झमेले वाला वस्तु है। हालांकि यहाँ पे जो क्रियाएं होती है वास्तविक रूप से उसका ये कुछ ऊपरी भाग ही है। अंदर में अगर आप इसको विस्तारित रूप से ऊंची कक्षाओं में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने ऊपरी कुछ भाग आपको बता दिए थे कक्षा 9 में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है रिबुलोस बिसफॉस्फेट का कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण करता है और ये बदलते हुए ग्लूकोज में आता है और इसी बीच में ये रिबुलोस बिसफॉस्फेट का भी पुनर्निर्माण कर लेता है और ये चक्र जो है चलता रहता है। आप देखेंगे इस चक्र को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त हो रही है और ये एटीपी आपको प्रकाश संश्लेषण के लाइट रिएक्शन के दौरान या प्रकाश अभिक्रिया के दौरान मिला था। तो इस प्रकार से हम लोगों के जीव जगत का सबसे महत्वपूर्ण उपादान जो है वो भोजन इस चरण में मिला है
और यही ग्लूकोज जो है समस्त जीव जंतुओं का पोषण करता है। ग्लूकोज से ही सभी वस्तुएं तैयार होती है, भोज्य पदार्थ जो है वो सभी ग्लूकोज से ही तैयार होती है। और प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण में आपको ऑक्सीजन मिला था, दूसरे चरण में भोजन मिल रहा है। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका ज्ञान सभी को होना अति आवश्यक है। इसका महत्व भी आपको बाद वाले स्लाइड में बताएंगे। फिलहाल ये है अंधकार अभिक्रिया या ब्लैकमैन्स रिएक्शन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सरल रूप से कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से ही, जो कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के कारण संभव हो पाता है, हरी पत्तियां ग्लूकोज का निर्माण करती है और साथ में ऑक्सीजन भी इस प्रक्रिया से निकलता है। यह है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण। शब्दों में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अर्थात CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को घटा या बढ़ा सकते हैं या पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। ये कारक हैं प्रकाश, ताप, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफिल। आप इन सभी का महत्व जान चुके हैं और ये भी पता कर चुके हैं कि इनका प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंत में हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व। सबसे पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वातावरण में संतुलन होना है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों की पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं और ये ऑक्सीजन पत्तियों से होकर वापस वायुमंडल में आता है। वायुमंडल में आने के पश्चात ये ऑक्सीजन जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है और श्वसन के पश्चात पुनः कार्बन डाइऑक्साइड त्याग किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पौधों के द्वारा उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए उपलब्ध होता है। दूसरी बात, भोजन निर्माण। भोजन निर्माण इस क्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। इस क्रिया के द्वारा ही ग्लूकोज का निर्माण होता है जो समूचे जीव जगत के लिए भोजन का कार्य करता है। तीसरी है ऊर्जा का रूपांतरण। आप देखे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है और जो भोजन हम और आप कर रहे हैं उसके ग्लूकोज के केमिकल बॉन्ड्स में वही ऊर्जा आप मान सकते हैं जो प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित की गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है। तो सभी को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्रिया जारी रहेगी।